हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 12वें सेट की डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस के 11वें सेट का डिस्कशन करा था। आज के इस सेशन में हम लोग 12वें सेट की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। आपका ऑप्शन है हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत, फैराडे का नियम। जी हाँ, आपसे उसी ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है जिसको आप अपने गांव में देखते हैं, गली में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, या आसपास जो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं जिससे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है कि वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ट्रांसफार्मर है, इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होती है। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने करा सर? तो फैराडे ने करा था। किसने करा सर? फैराडे ने करा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज फैराडे ने किया। आपके ऑप्शन में फैराडे का नियम तो है लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। क्या कहेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित होती है, जिसका खोज किसने किया? फैराडे ने किया। तो क्वेश्चन के अनुसार ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस पे आधारित होती है? फैराडे के नियम पे आधारित होती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो आपका एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट बिना फ्रीक्वेंसी बदले हुए ट्रांसफर करता है। बिना फ्रीक्वेंसी बदले हुए क्या करता है सर? ट्रांसफर करता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे कहीं पे कोई पूछ दे कि ट्रांसफार्मर से क्या समझते हो, तो आप कहेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना विद्युत ऊर्जा के फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए हुए, बिना परिवर्तन किए हुए क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है आपका वो AC पे काम करता है, यानी कि अल्टरनेट करंट पे काम करता है। ट्रांसफर आपका डायरेक्ट करंट के लिए उपयोगी नहीं होता है। ये हमेशा किसके लिए होता है सर? AC के लिए होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट के लिए होता है। आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में हुक का नियम है। तो हुक का नियम क्या कहता है? तो बड़ा ही सिंपल है सर। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल जो होती है वो विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिबल किसके समानुपाती होती है? तो विकृति के समानुपाती होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, ये सिद्धांत किसका है? तो आप कहेंगे हुक का सिद्धांत है या हुक का नियम है। आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में न्यूटन का नियम है। तो आप सबों को मालूम है कि न्यूटन ने वस्तु के गति के लिए 3 नियम दिया था, जिसको हम लोग पहला गति नियम, दूसरा गति नियम और तृतीय गति नियम के नाम से जानते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे हम लोगों को बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोगों को क्या मिलती है? तो सर बल के लिए व्यंजक मिलती है। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में आइंस्टीन का सिद्धांत है। तो E = mc²। आप सभी को मालूम होगा सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सर्किट की प्रतिरोध जो है वो कितना है? 5 ओम है। कितना है? 5 ओम है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस सर्किट की
धारा के मान में वृद्धि की जाए, धारा के मान में क्या की जाए सर, वृद्धि की जाए, तो वोल्टेज क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। वोल्टेज इक्वल टू व्हाट, मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप सबों को ओम्स लॉ बखूबी से मालूम होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सर्किट की टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि तापमान नियत हो, तो उससे जो बहने वाली धारा होती है वो उसके विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है, भी समानुपाती I होती है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज घटेगा धारा भी घट जाएगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज भी घट जाएगा। समानुपाती का तो मतलब यही होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग ओम्स के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं सर V इक्वल्स टू IR हो जाता है, और V बाय I इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। V बाय I इक्वल्स टू R एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होती है, समानुपाती होती है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी सर्किट का प्रतिरोध 5 ओम है, धारा के मान में अगर वृद्धि कर दी जाए तो वोल्टेज क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज का मान भी क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। सीधे सीधे आपसे रडार का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है सर, रडार का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। तो आप देखिए कि आपके किस ऑप्शन में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि रडार का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं सर, तो रडार का उपयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। दूर की वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि इसका उपयोग एयरक्राफ्ट में भी होता है। और आपके रडार में किस वेव का यूज़ किया जाता है, किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। किस तरंग का सर, रेडियो तरंग का। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रडार में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे रेडियो तरंग का। ये है क्या, तो दूर की वस्तुओं की स्थिति को पता लगाने वाला एक यंत्र है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। मेरे मित्र इस 2 पॉइंट को आप लिख लेंगे कि रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रंग जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि लाल रंग सर कितना होता है इसका तरंगदैर्घ्य, तो सर 620 से 750 nm तक होता है। और सबसे कम किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सर, तो सर सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी यानी कि वायलेट कलर का होता है। कितना होता है सर, तो इसका तरंगदैर्घ्य सर 390 से 455 nm तक होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ले रहे हैं नहीं होगा, डैश की वजह से जगह ले रहे हैं।
आप सभी अभी देखते होंगे कि जहाँ भी जाते होंगे वहाँ आपको CFL या LED बल्ब मिलता है, साधारण बल्ब, पहले वाला वो पीला बल्ब नहीं मिलता है। क्यों सर? तो आप सभी कहते हैं सर पीला वाला बल्ब जो है वो वोल्टेज ज़्यादा खाता है, ऊर्जा की खपत ज़्यादा करता है, जबकि LED और CFL जो है वो कम ऊर्जा की खपत में हम लोगों को पर्याप्त रोशनी दे देता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL उनकी डैश की वजह से जगह ले रहे हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य, आसान उपलब्धता, सुविधाजनक निपटान। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर ऊर्जा दक्षता के चलते LED बल्ब जो है वो किसका जगह ले रहा है? तो साधारण बल्ब का जगह ले रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? आपका ऑप्शन है प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, प्रति घंटा 100 बार। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आसमानी बिजली का गिरना, यानी कि आसमान से जो बिजली आपका गिरता है वो क्या है सर? तो एक प्राकृतिक घटना है। आसमानी बिजली का गिरना क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। और औसतन पर डे जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में प्रतिदिन क्या होता है सर कि पर सेकेंड 100 बार बिजली गिरती है। प्रतिदिन पर सेकेंड कितना बार बिजली गिरती है सर? 100 बार बिजली गिरती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो आप कहेंगे सर प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन राख शेष रह जाती है, कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपका मीथेन बर्न होता है, यानी कि मीथेन जलता है, तो क्या बनता है? मेरे मित्र कोई भी चीज़ किसके उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब मीथेन जलता है, यानी कि जब आपका CH4 जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हमेशा ध्यान में रखेंगे कि CH4 जब ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। आप कहेंगे कैसे बनाता है सर? तो जो आपका कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और फिर जो आपका बाकी हाइड्रोजन है ये फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या कर लेता है? वाटर बना लेता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपका मीथेन जलेगा किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? आपका ऑप्शन है 916, 925, 935, 950। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये स्टर्लिंग सिल्वर क्या है? स्टर्लिंग सिल्वर क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्टर्लिंग सिल्वर जो है वो चांदी का मिश्र धातु है। चांदी का क्या है? एलॉय है सर। और इसमें सर चांदी कितना रहता है? तो 92.5%। और तांबा कितना रहता है सर? तो 7.5%। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टर्लिंग सिल्वर जो है वो चांदी और तांबा या फिर अन्य धातु भी इसमें रह सकता है, जिसकी परसेंटेज कितनी रहती है? 7.5%। तो आप ये कह सकते हैं सर कि स्टर्लिंग सिल्वर जो है वो चांदी, तांबा या अन्य धातु का एक मिश्र धातु है, जिसमें चांदी 92.5% रहता है और तांबा या अन्य धातु 7.5% रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? स्टर्लिंग सिल्वर का 1000वें भाग में कितना भाग चांदी होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्टर्लिंग सिल्वर के 1000वें भाग में मिनिमम 925 भाग क्या होगा?
चांदी होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्टर्लिंग सिल्वर जो है वो चांदी और तांबा का क्या होता है? मिश्र धातु होता है, या फिर चांदी तांबा या अन्य धातु का क्या होता है? मिश्र धातु होता है, जिसमें चांदी 92.5% और तांबा या अन्य धातु 7.5% होता है। और स्टर्लिंग सिल्वर के 1000वें भाग में 925 भाग क्या होता है? आपका चांदी होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? आपका ऑप्शन है N2O, CO2, H2O, SO2। आप सभी को याद होगा कि लाफिंग गैस हम लोग किसको बोलते हैं सर? लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस कौन सा होता है? तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इस नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर N2O होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? टूथपेस्ट, कीट निरोधक, गोंद, च्युइंगम, किसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? लस्सा, जिसको हम लोग गांव घर में लस्सा बोलते हैं, उसी लासा की बात की जा रही है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लासा को पानी के साथ मिश्रित करेंगे तो इसे हम लोग किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? जब लस्सा जो चिपकने वाला होता है, जो सटने वाला होता है, उसको आप पानी के साथ मिश्रित कर देंगे, पानी के साथ मिला देंगे, तो वो आपका एक गोंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? आप सभी कहेंगे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सही मिलान करें। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है और दूसरे तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। आविष्कार में डायनामाइट है, डायनेमो है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। आपको बताना है कि डायनामाइट, डायनेमो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब का खोज किस किस वैज्ञानिक ने करा था? तो आपके पहले ऑप्शन पी में डायनामाइट है, तो ध्यान में रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज करा था। फिर आपके दूसरे ऑप्शन में क्यू में है सर डायनेमो, तो डायनेमो के लिए माइकल फैराडे का नाम याद रखेंगे सर। डायनेमो का खोज किसने करा? माइकल फैराडे ने करा। फिर है आपके अगले ऑप्शन में सर इलेक्ट्रॉन, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज करा सर। और फिर है आपका अगले ऑप्शन में एस में है प्रोटॉन, और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है रदरफोर्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएंगे। प्रोटॉन पे सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? तो आप याद रखेंगे गोल्डस्टीन। और जहाँ पे ऑप्शन में गोल्डस्टीन रहे वहाँ पे आप गोल्डस्टीन को ही टिक करेंगे। लेकिन ध्यान में एक और बात रखेंगे कि प्रोटॉन का नामकरण किसने करा था सर, या प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन किसने रखा था? सर रदरफोर्ड ने रखा था। तो आपके ऑप्शन में तो रदरफोर्ड है, तो सर अभी हम लोग किसको लेंगे? रदरफोर्ड को लेंगे। तो आपका जो प्रोटॉन है उसका आविष्कारक कौन हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया, डायनेमो का माइकल फैराडे ने, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका आविष्कारक जे थॉमसन है, और प्रोटॉन उसका आविष्कारक कौन है? रदरफोर्ड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे मिलाइए सर, अल्फ्रेड नोबेल आपके किस ऑप्शन में है? तो पी के लिए आपका सी हो जाएगा। और फिर आपका माइकल फैराडे किस ऑप्शन में है सर? क्यू के लिए बी हो जाएगा। और आपका जे थॉमसन सर ऑप्शन नंबर ए में है, आर के लिए ए हो जाएगा। और आप एस के लिए क्या लिखेंगे सर? डी लिखेंगे। तो पी हो गया सी से मैच, और क्यू हो गया बी से मैच, आर हो गया ए से मैच, और एस हो गया आपका डी से मैच। देखिए आपके किस ऑप्शन में है ऐसा रिलेशन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में, पी जो है सी से है, क्यू बी से, आर ए से, और एस डी से। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि कोशिका विभाजन जो है वो नई कोशिकाओं की जन्म देने की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन क्या है सर? नई कोशिकाओं को जन्म देने की प्रक्रिया है। ध्यान में रखेंगे कि कोशिका विभाजन जो है सामान्यतः क्या होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका समसूत्रण कोशिका विभाजन और दूसरा होता है आपका अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन। हालांकि एक और आपका होता है कोशिका विभाजन जिसको हम लोग असूत्री कोशिका विभाजन बोलते हैं, जो कि निम्न स्तर के जीव जंतुओं में होता है। तो खैर उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, सिर्फ हम लोग ये पढ़ते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। सामान्यतः कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन का उपयोग या समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो शरीर में लगे चोट के मरम्मत के लिए होता है, या फिर आपके शरीर में जो उत्तक टूट फूट जाते हैं उसके मरम्मत के लिए किया जाता है। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का उपयोग जनन की प्रक्रिया में होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि समसूत्रण कोशिका विभाजन का क्या किया जाता है सर? प्रयोग किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे हमेशा कि समसूत्रण कोशिका विभाजन शरीर में लगे चोट या आपके अगर उत्तक टूट फूट गए हैं तो उसके मरम्मत के लिए किया जाता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का प्रयोग कहाँ पे होता है सर? जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है या जनन की प्रक्रिया में होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक, एथेनोइक, फॉर्मिक, नाइट्रिक, कौन सा एसिड? आपके पेट में कौन सा एसिड स्रावित होता है? आप सभी कहेंगे सर HCl। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। आपका ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पॉल केंड्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने करा था। किसने करा था? एडवर्ड जेनर ने करा था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि टीबी का सबसे पहले इलाज का खोज किसने करा था? टीबी का सबसे पहले इलाज का खोज किसने करा था? तो ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो रॉबर्ट कोच दिया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले टीबी के इलाज का खोज किया था। और हाँ, रॉबर्ट कोच ने ही हैजा के जीवाणु का खोज करा था। हैजा के जीवाणु का खोज किसने करा था? रॉबर्ट कोच ने करा था। आपके अगले ऑप्शन में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आप सभी जान रहे होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, जिस पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर ये सब आधारित होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्त्राव के कारण होता है। थायराइड हार्मोन, पर्थ हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेव डिजीज जो है, यानी कि जो ग्रेव रोग है वो किसके अति स्त्राव के चलते होता है। तो आप सभी याद रखेंगे सर थायराइड हार्मोन के अति स्त्राव के चलते
कौन सा डिजीज़ होता है सर? ग्रेव डिजीज़ होता है, यानी कि ग्रेव रोग होता है। अच्छा, ये रोग आपको ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? तो उस महिला में देखने को मिलता है जिसका उम्र क्या हो चुका है सर? 40 से ज़्यादा हो चुका है। तो आप ये कह सकते हैं सर कि 40 पार महिलाओं में, यानी कि 40 की उम्र पार कर जाने वाली महिलाओं में ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रेव डिजीज़ देखने को मिलता है, जो किसके अति स्त्राव के चलते होता है? तो सर थायराइड हार्मोन के अतिस्रावित होने से होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है सर? मेल हार्मोन है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।